जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और सभी प्यारे दोस्त अपनी तैयारी में एकदम शानदार अंदाज में जुटे हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी अपनी तैयारी को एक बहुत ही बेहतरीन अंदाज में लेकर चल रहे हैं। आवश्यक ज़रूरी चीज़ों को जो तैयारी में ज़रूरी होती हैं, आप उन सभी को साथ में लेके चल रहे होंगे। कल की क्लास से एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर हमेशा की तरह अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो कल हमने फिनिश किया था गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। एक बड़ा ही शानदार लाजवाब सा चैप्टर है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में आप मुझे बताइए कि पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग कितना होता है? पृथ्वी के लिए कक्षीय वेग यानी कि अर्थ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? अर्थ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? कक्षीय वेग कितना होता है? ऑप्शन ए है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड, सी है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड, डी है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बताएंगे इसका एकदम बढ़िया जवाब सभी दोस्त। चलो, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। तो आशा कर रहा हूँ एकदम सब आप अभी बहुत बढ़िया हैं और अच्छे से रिवीजन करके आए हैं। चलो, तो कुछ कुछ इस माया जाल से भी नहीं निकल पा रहे हैं, जो एग्जाम में आपको सब कुछ आने के बाद भी गलत कराने वाला माया जाल होता है। मेरे कुछ शेर इस माया जाल से अभी नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे प्यारे अभी भी कह रहे हैं कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन ये होता है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। लेकिन आपसे पूछा गया है कक्षीय वेग, और कक्षीय वेग कितना होता है? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक, तो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये वो चीज़ें हैं जो सब कुछ आने के बाद भी आपसे क्वेश्चन गलत करा देती हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, और आज पढ़ेंगे हम दाब यानी कि प्रेशर। अब बात करते हैं दाब की परिभाषा क्या है। तो मैं मान लो आपसे पूछता हूं, मैं किसी और ग्रह का प्राणी हूं और मुझे कोई दिखा, मान लो मुझे दिखा सागर, और मैंने बोला यार इसकी परिभाषा क्या है। मैंने अंकित से पूछा सागर सागर की परिभाषा बताओ। तो अंकित ने कहा कि ये इस प्रजाति को मनुष्य कहते हैं, ये एक बड़ी अच्छी प्रजाति है। सागर चूंकि बहुत बढ़िया है, अंकित सागर को जानता है कि ये बहुत अच्छी प्रजाति है, इसके अंदर बहुत गुण हैं। लेकिन वहीं मुझे शिवेंद्र दिखा और मान लो मैंने उसके बारे में पूछा, तो उसने कहा कि ये तो और भी अच्छा है। तो मतलब मैं कहूँगा यार दोनों दिखने में एक जैसे हैं, फिर इनकी परिभाषाएं क्यों अलग हैं? तो वो अंकित कहेगा कि जी ऐसे ही होता है यहाँ पर। तो किसी भी चीज़ की जो परिभाषा होती है, सेम चीज़ की भी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। तो मुझे आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि दाब कितने प्रकार का होता है, फिर हर एक दाब की अलग अलग परिभाषा बनेगी। तो दाब की परिभाषा जानने से पहले आप ये जानो कि दाब कितने प्रकार का होता है, प्रेशर कितने तरह का होता है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं प्रेशर को 3 हिस्सों में बांटकर चलूंगा। और कौन से तो वो 3 हिस्से हैं? पहला प्रेशर मैं कहूंगा यांत्रिक दाब। यांत्रिक दाब यानी कि मैकेनिकल प्रेशर। दूसरा मैं कहूंगा द्रव का दाब। दूसरा मैं कहूंगा द्रव का दाब यानी कि लिक्विड प्रेशर। ठीक। और तीसरा मैं आपसे कहूंगा गैस का दाब। गैस का दाब यानी कि गैस प्रेशर। ठीक है, यहां तक आपको इसमें अंदर कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि दाब कुछ चीज़ है। अब देखो, जैसे बहुत सारे बच्चों ने बताना शुरू कर दिया P बराबर F/A। ठीक है, लेकिन वो इनमें से कोई एक है जो आप पढ़ते आए हो।
दाब 3 तरह के होते हैं, बाकी 2 को आप पढ़ते नहीं हो, उन्हीं से क्वेश्चन देता है, आप उत्तर उसका करते हो जो आपको आता है, तो ये हो जाती है गड़बड़। तो 1 बाय 1 चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा देखो, यही अगर हम समझें मोटा-मोटी, तो यांत्रिक दाब वो दाब होता है जो ठोसों द्वारा लगाया जाता है। जो किसके द्वारा लगाया जाता है? ठोसों द्वारा लगाया जाता है, यानी कि सॉलिड के द्वारा लगाया जाता है। ये द्रव के द्वारा लगाया जाता है, ये गैस के द्वारा लगाया जाता है। यहाँ तो मोटा-मोटी ये समझ में आ गया। लेकिन भैया अभी भी ये नहीं समझ में आया आखिर दाब क्या होता है? चलिए, तो उम्मीद करूँगा नोट हो गया होगा। तो सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे यांत्रिक दाब। यांत्रिक दाब यानी कि मैकेनिकल प्रेशर। तो चलो इतना तो समझ में हमें आ गया कि ये ठोसों के द्वारा लगाया जाएगा, यानी कि ये सॉलिड्स के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक, इतना तो यहां तक हमें समझ में आ गया। लेकिन ये होता क्या है, इसके लिए एक एग्जांपल समझो कि जैसे मान के चलो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें 10 न्यूटन का बल लगाना है, 10 न्यूटन का फोर्स तुम्हें लगाना है, और मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है अपने दोनों हाथों से लगाओ। तो तुम अपने दोनों हाथों से, मान लो ये थर्माकोल है, इसको बोर्ड ना समझ के समझो, थर्माकोल, ये थर्माकोल है, और थर्माकोल से मैं 10 न्यूटन का बल लगाता हूं। ये मैं अपने दोनों हाथों से 10 न्यूटन का बल मैं लगाता हूं, ठीक है। तो ये मेरे दोनों हाथ, अरे यार ये क्या हाथ बना यार, इतनी अच्छी ड्राइंग होने के बाद भी हाथ गलत बन रहा है। ये दोनों हाथों से मैंने कितना बल लगाया? ये दोनों हाथों से मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया। तो ये बताओ कि एक उंगली या एक अंगूठे के द्वारा कितना बल लगेगा? आप कहोगे भैया टोटल 10 हैं, तो हर एक के द्वारा कितना लगेगा? 1 न्यूटन का लगेगा। बहुत बढ़िया। अब दूसरा केस मैं लेता हूं कि 10 न्यूटन का ही बल मैं तुमसे कहूंगा कि अंगूठे से लगाओ, केवल एक अंगूठे से इतना ही बल, इतनी ही ताकत एक अंगूठे से लगाओ। तो तुम क्या करोगे? इसको पकड़ोगे, यहां दबाओगे ऐसे। ये मान लो थर्माकोल है, यहां भी मैं इतना ही बल लगा रहा हूं। मुझे बताओ किसके किसके गढ़ने की संभावना ज्यादा है? गढ़ने का मतलब इसमें अंदर धस जाने की संभावना ज्यादा है, नंबर 1 या नंबर 2? बताओ किसके धस जाने की संभावना ज्यादा है? इसके लिए तुम्हें समय दे रहा हूं, क्योंकि इसी पर इसकी परिभाषा टिकी हुई है। बताओ। बहुत बढ़िया। तो सभी ने आंसर करना शुरू कर दिया कि दूसरे केस के धसने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। इसी को कहते हैं हम दाब। ये जो धसने की संभावना है ना, अंदर जो गड़ जाने की संभावना है, इसी को हम दाब कहते हैं। अब देखिए, बल तो दोनों केस में सेम है, बल तो उतना ही है, लेकिन गढ़ने की संभावना दूसरे केस में ज्यादा है। इस गढ़ने की संभावना को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और एक बात यहां क्लियर समझ में आ रही है कि बल समान रखोगे, और अगर तुमने एरिया को बढ़ाया, भाई इन हाथों ने ज्यादा क्षेत्रफल घेरा, अगर तुमने क्षेत्रफल को बढ़ाया तो दाब लगेगा कम, और अगर तुमने क्षेत्रफल को घटाया तो दाब लगेगा ज्यादा। यानी कि दाब का और क्षेत्रफल का उल्टा संबंध है। इसीलिए तुम क्या फॉर्मूला बनाते हो? तुम फॉर्मूला बनाते हो कि दाब बराबर, यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल के साथ दाब का उल्टा संबंध रहेगा। फोर्स अपॉन एरिया। शायद आज से पहले तुम फॉर्मूले की मदद से इनको समझते होगे, लेकिन मैंने तुम्हें इनकी मदद से फॉर्मूला समझाया है। मतलब मेरी कोशिश है कि तुम्हें फील आए कि प्रेशर क्या होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी
कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। इतना आपको समझ में आ गया। एक बार सभी दोस्त हम सब करेंगे। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो दाब को P से दिखाओगे, बल को F से और क्षेत्रफल को A से दिखाओगे। उसके बाद इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी? तो आप कहोगे बल का मात्रक तो होगा न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर का स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन तुमने इसी को क्या पढ़ा होगा? तुमने पढ़ा होगा पास्कल। तो यांत्रिक दाब का मात्रक पास्कल भी होता है। और एक बात याद रखना, पास्कल में और इसमें 10 की घात के साथ कोई संबंध नहीं होता। सीधा सीधा लिखो, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह 1 पास्कल, खत्म। कोई 10 की घात का संबंध नहीं है। मेरे दोस्त इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक, अब कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है भाई, यहां से निकाल लेंगे। बल एक सदिश राशि है माइनस, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया तो अदिश राशि है। तो कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन कैसी है? विमा कैसी है? तो जिसको मात्रक समझ में आ गया वो विमा भी कर देगा। मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन के लिए क्या लिखोगे आप? ml T-2, और मीटर के लिए क्या लिखोगे? L⁻²। तो ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी, ये हो जाएगा ml-1 T-2। ठीक है, ml-1 T-2, ये हो जाएगा आपका दाब के बारे, यांत्रिक दाब के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है सर, आपके लिखने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। दीपक कुमार, ये बड़ी अलग सी बात बताई है यार तुमने। चलिए, बहुत सारा आभार, धन्यवाद। बाकी मैं अभी जिस पोस्ट पे हूँ, सब डिविजनल ऑफिसर की पे, दिल्ली जल बोर्ड में, तो वहाँ पर एक थर्ड पेपर हुआ था हमारा एस्से राइटिंग का। उसमें एस्से लिखना था, लेटर एप्लीकेशन लिखना था, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लेटर सारी चीज़ें बहुत लिखी जाती हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, कम से कम 2 महीने ये लिखाई विखाई करने की। बिल्कुल बिल्कुल, रामेश्वर पांडे, बिल्कुल गजब बात कही है। तो थोड़ा सा समय देता हूँ ताकि आप नोट कर लें, और फिर हम इसके अनुप्रयोग देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। चलो, बहुत बढ़िया, नागेंद्र को अच्छा समझ में आया, वेरी गुड। ऐसे ही ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बढ़िया समझ में आएंगी। आशा करूँगा कि आपको ये बात बढ़िया तरह से समझ में आ गई है। ठीक है, मैंने भाई आपकी बायोलॉजी की क्लास के लिए बोल दिया है, और अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते बायोलॉजी की क्लास अपनी पैरेलल लगनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा भाई, अगर आप, मैंने सर को बोला, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फिजिक्स के बाद हम केमिस्ट्री बायोलॉजी शुरू करेंगे तो मेरी क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि मैं CBT 2 की भी तैयारी साथ में करा रहा हूँ। इसलिए बच्चों की भी डिमांड है कि बायोलॉजी या केमिस्ट्री में से कोई एक क्लास चलाई जाए, तो वो चल जाएगी। बिल्कुल नहीं होती है विकास, बिल्कुल नहीं। प्रणोद, थ्रस्ट यानी फोर्स जो होता है ना, बल प्रदीप, उसी को हम प्रणोद कहते हैं। चलिए, तो ये हो गई इसके बारे में जानकारी। अब देखिए, पूछे जाते हैं इसके अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन, कि इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं, जो रेल की पटरियां होती हैं, आप सभी ने अगर देखा हो तो उन पे बिछे होते हैं लकड़ी के या फिर सीमेंट के स्लीपर, जो तख्ते तख्ते से बिछे होते हैं ना, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। ये क्यों बिछे होते हैं?
अगर ये ना बिछे हों तो क्या होगा, पूरी ट्रेन का वजन इन पटरियों पे पड़ेगा और इसका क्षेत्रफल तो बहुत कम है, जरा सा क्षेत्रफल है, तो दाब बहुत ज़्यादा लगेगा, प्रेशर, यानी पूरी ट्रेन अंदर धंस जाने की कोशिश करेगी, धरती में अंदर धंस जाना चाहेगी। इसलिए हम क्या करते हैं भाई, यहाँ हम चाहते थोड़ी हैं कि ट्रेन धंसे, तो हम क्या करते हैं, इस पर बिछा देते हैं स्लीपर। ठीक है, ये हमने बिछा दिया इस पर लकड़ी के या सीमेंट के स्लीपर। अब क्या हो गया कि जो ट्रेन का वजन था सारा का सारा वो पूरा बट गया। जो पहले अकेला इनको संभालना पड़ रहा था, अब सबने मिलकर संभाल लिया, साथ ही हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना। बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये तो वैसे ही समझ आ रहा होगा, फॉर्मूले से देखें तो एरिया बढ़ गया, क्षेत्रफल बढ़ गया, और जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। ये चीज अपने हमने पढ़ी। तो इसके अनुप्रयोग क्या हैं, इसके एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा क्वेश्चन आएगा रेलवे ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर सीमेंट या लकड़ी के स्लीपर बिछाए जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर बिछाए जाते हैं। तो आप कहोगे इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे कि स्लीपर्स ऑफ वुड और सीमेंट लेड ऑन रेलवे ट्रैक। ठीक है, कि रेलवे ट्रैक पर लकड़ी या सीमेंट के स्लीपर बिछाए जाते हैं, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा होने से दाब कम हो जाएगा। और ऐसा आपको सूत्र से समझ नहीं आना चाहिए, अब आपको फील होने चाहिए। ठीक है, चलो अगला एप्लीकेशन देखें। तो अगला एप्लीकेशन है कील नुकीली बनाई जाती है, कील नुकीली बनाई जाती है। कील होती है नेल्स। अब देखिए, एक बात तो तय है कि जहां पर मुझे दाब कम चाहिए वहां मैं क्षेत्रफल बढ़ा दूंगा, और जहां दाब ज्यादा चाहिए वहां क्षेत्रफल घटा दूंगा। तो तुम एक कील ठोक रहे हो, तुम एक कील ठोक रहे हो मान लो दीवार में, और तुम इंजीनियर हो, तुमने अपनी कील बनाई ये। अब तुमने इसका एरिया आगे से इतना बना दिया कि एरिया ज्यादा होने से प्रेशर लगेगा बहुत कम, तो तुम्हारे द्वारा लगाया गया बल वेस्ट हो रहा है। किसी ने तुमसे कहा कि भाई साहब इसका एरिया कम कर दो। अब एरिया कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है। अब ये तुम समझ गए होगे। अगर मैं बोलूं कि जो चाकू होता है, जो चाकू होता है उसकी नोक पतली बनाई जाती है, आप समझ जाएंगे क्यों बनाई जाती है, ताकि उसका क्षेत्रफल कम हो और दाब ज्यादा लगे। सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं। अच्छा चलो अब तुम बताओ, सूटकेस के हत्थे देखा होगा ना तुमने, चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं, तो दाब को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट मैं मानता हूं कि अगर आपने अच्छे से इनको समझ लिया तो फिर 1000 क्या 2000 एग्जाम्पल भी आप कर ले जाओगे, ताकि ट्रेन का प्रेशर पटरी के समान लगे। बहुत बढ़िया। मैथ के लिए कोई बुक राहुल तेवतिया सर की अभी एक बुक आई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। गुरुजी आप बहुत ही दिल के साफ इंसान हैं। अरे वाह बिरजू जी, आपका हाथ जोड़ के नमन। और मैं दिल का बुरा हूँगा भी क्यों, मैं तो यार ये मानता हूँ कि मैं अपनी ऐसे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है कि जो भी व्यक्ति ज़मीन से उठ के आएगा ना, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम रिलेट कर जाओगे इसको। अगर आप एक गांव के मीडियम फैमिली से बिलोंग करने वाले हो ना, और आपकी फैमिली ऐसे कोई गुंडागर्दी वाली फैमिली भी नहीं है, तो रिलेट कर जाओगे कि वो ऑलरेडी इतने सारे लोगों से प्रताड़ित हुआ होता है, कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों ने उसका दिल दुखाया होता है कि वो कभी किसी का बुरा करने की सोच ही नहीं सकता। तो आप भी तो ऐसे के ऐसे ही हैं, सारे के सारे लोग जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप सब भी आगे भी और जाएंगे तो थोड़ा सा आप देखेंगे, आप स्टूडेंट हैं, इसको धक्का खाना कहते हैं।
धक्का खा भी रहे होंगे भाई, एग्ज़ाम्स देने जाते हैं हम, मेरे साथ भी होता था कि मान लो कॉम्प्रोमाइज़ करता है बच्चा, मैं सोचता था यार आधा किलोमीटर की बात है, क्यों रिक्शा करूं मैं, इससे अच्छा मैं पैदल चला जाऊंगा। 10 रुपये बचाने के लिए आदमी आधा 1 किलोमीटर पैदल चला जाता है। तो जिसने ये सब चीज़ों को झेला होगा यार, वो कोशिश करेगा कि उसकी वजह से कभी किसी का दिल तो ना दुखे। चलो नोट हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गए किसके अनुप्रयोग, दाब के अनुप्रयोग, प्रेशर के अनुप्रयोग। और यहां पर हमने बात कर ली किसकी, ठोसों के दाब की, यांत्रिक दाब की। अब चलते हैं द्रव के दाब पर। द्रव का दाब, द्रव का दाब यानी कि लिक्विड प्रेशर। और देखो आज तक तुमने ठोसों के दाब को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन द्रव के दाब को तुमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। तुमने लिक्विड के प्रेशर को कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो लिक्विड के प्रेशर को जब आप पढ़ो तो मेरी एक विनती है कि भाई इस प्रेशर को, यानी कि जो मैकेनिकल प्रेशर है, जो आपका यांत्रिक दाब है, इसको थोड़ा सा भूल जाना, थोड़ी देर भूल के रखना, ठीक है। चलो, तो इसमें एक टॉपिक पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए, जिसका नाम है घनत्व यानी कि डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी को दिखाएंगे हम, ये सिंबल है, इसका नाम है रो। अबे यार मैं कह रहा हूँ दिल दुखाया होगा, तो एक कह रहा है तुम्हारा किस लड़की ने दुखाया है। अबे भाई क्या इस दुनिया में लड़की से बढ़ के कुछ नहीं है। अरे यार दिल दुखाने का मतलब मेरा होता है कि यार आदमी मीडियम फैमिली वाला हमेशा परेशान ही रहता है। क्यों, कभी पैसे की तंगी है, कभी कहीं कोई कोई तुम्हें ऐसे ही परेशान करके चला जाएगा, उसे दिखेगा यार ये तो थोड़ा कमज़ोर है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। कोशिश करो कि जल्द से जल्द सफल हो जाओ। और पता है जब एक एक ऐसा आदमी सफल होता है तो वो थोड़ा सा तो तंत्र को बदलता है, क्योंकि वो कम से कम किसी का बुरा तो नहीं करेगा, वो भला ही करेगा। और भला भी ना करे तो बुरा नहीं करेगा। तो कम से कम जीरो रहना भी अच्छा है, नेगेटिव होने से तो पॉजिटिव ना हो सके। तो महाराज मैं यार वैसे गलत होने के नहीं कह रहा हूँ, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो। अब देखिए घनत्व क्या होता है, समझो इसको। मान के चलो ये कमरा है इतना, जिसमें 10 लोग आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 लोगों को बुला दिया। सब बढ़िया खड़े हुए हैं। अब मैंने और 40 को बुला दिया, तो 40 लोग कैसे बैठेंगे, इसमें घिच पिच के बैठेंगे, बिल्कुल नजदीक नजदीक हो जाएंगे। तो वैसे ही हर वस्तु के अणुओं के साथ होता है। जैसे ठोस के जो अणु होते हैं, जो सॉलिड के अणु होते हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं। इस वजह से ठोस ज्यादा आता है, द्रव्यमान वाइज, किलोग्राम वाइज किसी चीज में ज्यादा आ जाता है। जैसे मैं एक 2 गिलास लूं, बिल्कुल सेम, एक में भरूं पानी, एक में भर दूं लोहा, तो बोलो किलोग्राम वाइज कौन ज्यादा आ जाएगा। हो सकता है पानी 200 ग्राम आए, लेकिन लोहा हो सकता है 1 किलो आ जाएगा, यानी 1000 ग्राम आ जाएगा। तो जब ठोस के अणु बहुत नजदीक हैं तो वो उतने ही आयतन में ज्यादा द्रव्यमान उसका आ सकता है, ज्यादा आ सकता है। यानी कि मैं कहूंगा इसका घनापन ज्यादा है। जैसे पहले लोग 10 थे वो खुल खुल के खड़े हुए थे, फिर 50 हो गए तो एक दूसरे से चिपक गए। मैं कहूंगा ये घनापन है। आपने पढ़े होंगे, आपने पढ़े होंगे घने जंगल। तो घने जंगलों का मतलब क्या होता है, जहां पर कम क्षेत्रफल में ज्यादा पेड़ हों। तो घनापन का मतलब होता है कि उस जगह पर जो भी चीज है उसकी संख्या ज्यादा है। आदमी है तो आदमियों की संख्या, पेड़ है तो पेड़ की संख्या, ठीक है। और अगर मान लो कोई इंसान है तो किसकी संख्या, इंसानों की संख्या ज्यादा है। अणु है तो अणुओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। तो घनत्व का मतलब वही होता है कि किसी भी वस्तु का घनापन। तो घनत्व में दरअसल बस हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी वस्तु का कितना आयतन, किसी भी वस्तु का कितना वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आ सकता है, कितने आयतन में कितना द्रव्यमान आ सकता है, कितना मास आ सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, ठीक है। तो घनत्व की परिभाषा है कि कितना आयतन में कितना द्रव्यमान आ सकता है, डेंसिटी। तो इसके डेफिनेशन क्या बनाते हो आप, डेफिनेशन बनाते हो कि एकांक आयतन में
एकांक आयतन में समाहित होने वाला, एकांक आयतन में समाहित होने वाला द्रव्यमान, ये इसकी डेफिनेशन बनेगी। यानी कि मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसी को कहते हैं हम घनत्व यानी कि डेंसिटी। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, ये सीख लिया, इससे डेफिनेशन बना दी। अब देख लें जरा इसका मात्रक यानी कि इसकी यूनिट। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, केजी किलोग्राम, और आयतन का मात्रक है मीटर की पावर 3। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। बड़ा ही आसान है। अगर अब तुमसे कोई डायमेंशन पूछे तो शायद आप खुद भी बता सकेंगे कि यार बहुत आसान है, केजी के लिए लिख लो m और मीटर के लिए लिख लो l, ऊपर जाके l की पावर हो जाएंगी -3। तो ये हो गई आपकी विमा और मात्रक। कैसी राशि है, सदिश है, अदिश है, तो क्या करें, फिर रख के देखो भाई। द्रव्यमान कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, प्लस ले लो। आयतन भी एक अदिश राशि है, ठीक है। तो घनत्व भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश ही आ रही है, प्लस प्लस प्लस। तो कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हो गई आपकी डेंसिटी के बारे में सारी जानकारी, ठीक है। तो एक बार सभी दोस्त हम सब करें, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो और नोट हो जाए तो 1 मिनट में फटाफट से नोट करें, और समझ में आ गया हो तो हम सब कर दें। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गजब। तो ये हो गया घनत्व, ठीक है। यहां तक हमने देखा इसका मात्रक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं आपसे ये बोलता हूं कि पानी का घनत्व जो है, जल का घनत्व जो है वो है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और लोहे का घनत्व जो है, लोहे का घनत्व है वो है 8000 केजी पर मीटर क्यूब। तो मुझे एक बात बताओ, एक तो मेरे पास तरीका है कि मैं लोहे का घनत्व अलग बता रहा हूं आपको, कि मेरे पास है 8000 केजी पर मीटर क्यूब, मैंने ये बताया लोहे का घनत्व। एक तरीका तो ये है कहने का। दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि लोहा पानी से, जल से 8 गुना भारी है, तो ऐसे भी तो आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पानी का घनत्व सबको पता होता है यार 1000 है, और मैं कहता हूं लोहा इससे 8 गुना भारी है, तो इसका 8000 हो गया। शहद पानी से 2 गुना भारी है, तो शहद का घनत्व कितना हो गया, 2000 हो गया। तो एक तो तरीका होता है किसी भी चीज के बारे में वास्तविक बात करने का, उसके बारे में बात करने का। एक तरीका होता है उसकी तुलना करने का। तो गुना गुनी जब भी हम बता रहे होते हैं, उसकी तुलना कर रहे होते हैं। तो अभी भी मैं जब कह रहा हूं लोहा 8 गुना भारी है, तो लोहा जो है, मैं मैं लोहे की तुलना कर रहा हूं किससे, जल से। तो लोहे का घनत्व मैं पानी से तुलना करके बता रहा हूं। ऐसे घनत्व को आप क्या कहते हैं, क्योंकि ये किसी के सापेक्ष बात हो रही है, किसी से तुलना करके बात हो रही है, तो आप कहते हो इसको सापेक्ष या आपेक्ष। सापेक्षिक कह दो या आपेक्षिक कह दो, सापेक्ष आपेक्षिक हिंदी में एक ही बात है ना ये।
ये घनत्व, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, जब डेंसिटी की तुलना यानी कि घनत्व की तुलना किसी से की जाती है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अच्छा पहले चलो इसकी परिभाषा लिख लो। तो सापेक्षिक या आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? बस ऐसे लिख लो, जब घनत्व यानी कि डेंसिटी, जब घनत्व यानी कि डेंसिटी को जल के सापेक्ष परिभाषित किया जाता है। जल के सापेक्ष परिभाषित किया जाता है। तो आप लिखोगे व्हेन डेंसिटी इज डिफाइंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या इसकी परिभाषा से कभी कोई सवाल बनेगा? कभी भी नहीं, इसकी परिभाषा से कोई सवाल नहीं बनेगा, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनेगा उसको समझने के लिए जरूरी है। अब मैं तुमसे पूछूं, मैं कहता हूं लोहा 8 गुना भारी है, 8 गुना, ये सापेक्षिक घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी है लोहे की, क्या इसका कोई मात्रक है? गुना गुने का कोई मात्रक नहीं होता यार। तो आप लिखोगे कि ये मात्रकहीन विमाहीन होती है। भाई जब मात्रक ही नहीं है तो विमा कहां से आएगी? तो आप कहोगे कि ये मात्रकहीन और विमाहीन होती है, यानी कि ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस होती है। ये चीज आपसे हमेशा पूछी जाएगी, तो इसको स्टार लगा के लिखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब पता है क्वेश्चन आएगा सापेक्षिक या आपेक्षिक या रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ऊपर आएगा केजी पर मीटर क्यूब, तुम लगा के चले आओगे। अरे केजी पर मीटर क्यूब खाली घनत्व का मात्रक होता है। आवाज ठीक है भाई? आवाज तो सही आ रही है यार, एक बार अपना फोन चेक करें। बिल्कुल चंदन कन्नौजिया जी, तो एक बार सभी थम्स अप करें अगर उनको ये बात समझ में आ गई है और उन्होंने नोट भी कर लिया है फटाफट से। एरिया वेक्टर और स्केलर दोनों हैं यार कन्हैया, ये जगह के हिसाब से यूज होता है, कहीं हम स्केलर कहीं वेक्टर। मोहम्मद आदम यार विज्ञान की बुक देखो, कॉन्सेप्ट के लिए तो कोई बुक मत लीजिए, आप इतना ही पढ़ लेना काफ़ी रहेगा। प्रैक्टिस के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती है जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं। तो ये हो गया नोट। अब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा द्रव का दाब। तो हेडिंग डालेंगे अब आप, द्रव का दाब यानी लिक्विड प्रेशर। पहले डाल रखी हो, जगह छोड़ी हुई हो तो उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि मान के चलिए मेरे पास एक बर्तन है ये, और इसमें मैंने भरा हुआ है पानी। एक बर्तन में मैंने वाटर भरा हुआ है, और इस बर्तन की जो गहराई है, जो इस बर्तन की डेप्थ है वो है डी। इस बर्तन की डेप्थ यानी कि गहराई कितनी है, वो है डी। इसमें जो पानी भरा हुआ है इसका घनत्व मान लो, डेंसिटी मान लो रो, मैं दिखा रहा हूं इसको रो से, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है। तो अगर कोई तुमसे बोले कि देखो जैसे मान लो एक गिलास है, मैं इस गिलास में पानी भर लूं और मैं इसकी तली से पूछूं क्या चल रहा है तली में, तो तली कहेगी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा पानी इसको दबा रहा हो और ये तली नीचे जाना चाह रही हो। तो इसकी जो तली है वो एक अच्छा खासा दाब महसूस कर रही है। तो जरा देखें कि कितना दाब है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो द्रव के दाब निकालने के लिए आप क्या कहोगे कि द्रव का दाब यानी कि जो प्रेशर है वो होगा घनत्व गुणा द्रव्यमान
घनत्व गुणा, सॉरी द्रव्यमान नहीं, घनत्व गुणा गहराई गुणा जी, यानी कि डेंसिटी इंटू डेप्थ इंटू जी, इन तीनों की गुणा कर दो तो आपको लिक्विड का प्रेशर मिल जाता है। तो अच्छा एक बात और बताओ, चलो अब तुम मुझे, जैसे क्वेश्चन आएगा कि मान लो मेरे पास दो बर्तन हैं, एक दो बर्तन यही है, ठीक, मैं एक और बर्तन ले रहा हूं जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से कम है, मान लो ये बर्तन है वो, ठीक, इसका क्षेत्रफल लेते हैं कम, लेकिन गहराई बराबर है, गहराई बिल्कुल इतनी ही है। हाँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं ये, और इसमें भी पानी भरा है और इसमें भी पानी भरा है, ठीक है, ये बिल्कुल बराबर है ऐसे मानो। अगर आप एग्जैक्ट चाहते हो तो ये लो, मैं और एग्जैक्ट ले लूंगा, ठीक। अब इसमें भी जो पानी भरा है वही इसमें भरा है। अब मुझे बताओ कि कौन से में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, नंबर 1 में, नंबर 2 में। इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, बताओ। बहुत सारा प्यार भाई आपका अजीत, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लव यू, और वेरी गुड, आपके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है। आशीष बहुत सारा आभार, सभी बच्चों को बेहतर समझ में आ रहा है। जोगिंदर वेरी गुड, बस आप भी कोशिश करना कि चीज़ों को रिवाइज करके चलना साथ में, और मेरी तो कोशिश होगी कि मैं आगे तक आपको बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को लेकर चलूं। बताइए तो कौन से में प्रेशर ज़्यादा लगेगा? तो ज़्यादातर बच्चों का 1 नंबर है, कुछ 2 भी लगा रहे हैं, और 1 नंबर वाले बढ़िया आंसर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एरिया कम है इसका तो प्रेशर कैसा लगेगा, ज़्यादा। लेकिन शायद, चलो कम से कम वो इनसे तो बढ़िया हैं, लेकिन वो गलत हैं। बढ़िया ज़रूर हैं लेकिन यहाँ गलत हैं, क्योंकि वो इस बात को भूल गए हैं कि मैंने कहा था कि जब तुम द्रव का दाब पढ़ो तो यांत्रिक दाब के सूत्र मत लगाना। इसीलिए तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, और पेपर में ना मैं चैलेंज कर रहा हूँ, खुल के सवाल देगा वो ये बोलेगा कि किसी एक बर्तन का क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसी एक का कम है, दोनों में से किस में दाब ज़्यादा लगेगा। तो मेरे लाडले, मेरे शेरों, तुम ये सोच लेना कि ये द्रव के दाब की बात हो रही है, और द्रव के दाब में कहीं भी तुम्हें क्षेत्रफल नज़र आ रहा है? जरा बताओ इसमें एरिया है कहाँ? द्रव का दाब निर्धारित होता है रो से, जी से और डी से। डी बराबर है, दोनों की रो बराबर है, दोनों के लिए जी बराबर है, तो दाब भी बराबर है। द्रव के दाब का क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए नोट करके लिख लेना अच्छे अच्छे शब्दों में कि द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी कि फ्लूइड प्रेशर या लिक्विड प्रेशर डज नॉट डजंट डिपेंड्स अपॉन एरिया। वो यांत्रिक दाब है यार, वो मैकेनिकल प्रेशर है, वो यांत्रिक दाब है जो क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, ये कभी भी क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है। चलो अब बताओ कि एक छोटा सा डाउट आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अच्छा ये नोट कर लेना, साथ ही एक चीज़ और लिख लो, मैं उसको यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। दूसरा नोट मैं आपसे ये पूछूं कि मान के चलो ये स्विमिंग पूल है और आप इसमें तैर रहे हो, इसकी गहराई यहाँ तक है, मतलब जहाँ तक आपको मैं दिख रहा हूँ यहाँ तक है। एक बार आप यहाँ हो तो आपके ऊपर कितना पानी है? इतना। लेकिन जब आप यहाँ तैर रहे होते हो गहराई में तो आपके ऊपर इतना सारा पानी है, तो अब की बार ये पानी आपको दबाएगा, मतलब आप ज़्यादा दाब महसूस करोगे। आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे द्रव का दाब भी बढ़ता है। तो गहराई के बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है, ये गहराई पर निर्भर करता है। भाई ये वैल्यू बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा, तो आप कहोगे गहराई बढ़ने से
गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है, यानी कि फ्लूइड प्रेशर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ की गहराई के बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक, चलो तो नोट कर लीजिए, और नोट हो जाए तो थम्स अप करिए। फिर आगे बढ़ेंगे और द्रव के दाब के उपयोग पढ़ेंगे कि द्रव के दाब का क्या क्या उपयोग हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सतीश कुमार, ऐसा होगा एरिया, जब आप पानी के पाइप को दबा रहे हो ना, तो उस समय पे आप एरिया को कम कर रहे हो, वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, वो प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा? पानी के पाइप को दबाने से कभी प्रेशर नहीं बढ़ता। हम सामान्य भाषा में ऐसे बोलते हैं पानी बहुत प्रेशर तैयार हो, लेकिन प्रेशर तो गहराई बढ़ने के साथ बढ़ेगा। अगर आप एरिया कम कर रहे हो तो वेग बढ़ता है पानी का, वेलोसिटी बढ़ जाती है। पहले पानी यहीं गिर जाएगा, लेकिन तुमने दबाया तो जूम बहुत आगे जाएगा। इसकी डेफिनेशन, अरे यार मैं डेफिनेशन क्या, ये इस फॉर्मूले को डेफिनेशन बना के लिख दूंगा कि घनत्व, गहराई और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को द्रव का दाब कहते हैं। जहां डेफिनेशन की जरूरत नहीं है वहां मैं नहीं लिखवाता हूं। मैं वादा करता हूं डेफिनेशन तुमसे जिंदगी में, ये तो छोड़ो, किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ये ही, और इस स्लाइड से बाहर इससे कुछ पूछा नहीं जाएगा। उस चीज की टेंशन मत लो एक बार भी। चलो, जी का क्या मतलब है फॉर्मूले में? वैसे तो गुप्ता जी मैंने अच्छे से कल ये चैप्टर पढ़ा था, गुरुत्वीय त्वरण होता है, बोल भी दिया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये चैप्टर भी हमने पढ़ा था। अब द्रव के दाब से संबंधित कुछ चीजें पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट आता है द्रव के दाब से संबंधित, जिसको हम बोलते हैं पास्कल का नियम, यानी कि पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। देखो क्या होता है पास्कल का नियम। एक बड़े ही समझदार वैज्ञानिक आए, इन्हीं के नाम पे हमने यूनिट भी रखी है, और पास्कल साहब ने कहा कि देखो जैसे ये बर्तन है, ठीक, और इसमें मान लो कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, पानी मान लो, कुछ भी मान लो, और मैंने इसमें एक ऐसी वस्तु डाली जो इसमें कहीं बीच में आके रुक जाए, तो ये वस्तु आएगी, और मान लो ये वस्तु है मैंने डाली, इसको पूरी ठोस बनाते, सॉलिड बनाते हैं ना, तो आपको बढ़िया समझ आएगा। हट जाओ भाई तुम, ये डाल दिया मान लो हमने, ये, अब ये जैसे जैसे यहाँ आएगा, मान लो ये यहाँ आके रुक गया, तो इसने क्या किया होगा कि अपनी जगह बनाने के लिए पानी को हटाया होगा। अब जब तुमने पानी को हटाया होगा, इसने, फील करो, पानी हटेगा और फिर आएगा अपनी जगह मांगने, और उसके चक्कर में इसको चारों तरफ से दबाएगा। पानी आएगा अपनी जगह मांगने और इसको चारों तरफ से दबाएगा कि हमें हमारी जगह दो। ठीक कह रहा हूं? तो पास्कल साहब ने क्या बताया? यहां तक पास्कल साहब ने कुछ नहीं बताया। पास्कल साहब ने बताया यहां कि जो ये पानी दबा रहा है इस वस्तु को, ये चारों तरफ से समान परिमाण से दबाएगा। यानी कि अगर यहां ये 10 पास्कल से दबा रहा है, तो यहां भी 10 पास्कल से दबाएगा, यहां भी 10 पास्कल से दबाएगा, और यहां भी 10 पास्कल से ही दबाएगा। ठीक है ना? तो द्रव का दाब हर एक दिशा में समान होता है, ये बात कही पास्कल साहब ने। इसी को मैं लिखूंगा कि द्रव का दाब प्रत्येक दिशा में समान होता है। द्रव का दाब प्रत्येक दिशा में समान होता है। यानी कि तुम कहोगे फ्लूइड प्रेशर remains same. Fluid pressure remains same in all direction. कि ये हर दिशा में कैसा होता है? समान होता है। चलो बड़ी अच्छी बात है, एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है।
जी नहीं सतीश कुमार, बिल्कुल नहीं। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो इसके अनुप्रयोग देखिए, बड़े गजब के अनुप्रयोग हैं, बड़े गजब के इसके एप्लीकेशन हैं। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसका उपयोग कर रही हैं। अगर मैं एक गांव वाले एग्जाम्पल की बात करूं, जो ट्रॉली होती है, आजकल ट्रॉली में आपने देखा होगा, पहले लोग लगते थे, 4-4 लोग, मान लो मिट्टी उसमें से खाली कर रहे हैं फावड़े की मदद से, लेकिन अब बस ड्राइवर एक लीवर खींचता है और ट्रॉली में से एक सिलेंडर निकलता है जो उसको ऐसे अपने आप ही ऊपर उठाता हुआ चला जाता है। भारी भारी लोड उठाने वाली जेसीबी इसी सिद्धांत पर कार्य करती हैं। आपकी कार जो पहले 6 बार मोड़ने पे इतनी मुड़ती थी, अब वो बस इतनी सी मोड़ने पे इतनी मुड़ जाती है। स्टीयरिंग इतना मोड़ो वो इतनी मुड़ जाएगी। डिस्क ब्रेक, जिनसे बाइक को जहां चाहो वहां बिल्कुल वहीं रोक दो। नॉर्मल ब्रेक में बाइक घिसटती चली जाएगी, लेकिन डिस्क में वहीं जाम हो जाती है। तो ये सब किसकी दुनिया में घूम रहे हैं? सब हाइड्रोलिक्स की दुनिया है, सब पास्कल साहब के नियम पे काम करने वाली दुनिया है। लेकिन एग्जाम में बस क्या पूछी जाती है? आपसे पूछी जाएगी हाइड्रोलिक लिफ्ट। पहला एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी कि द्रव चलित लिफ्ट। क्वेश्चन आएगा कि द्रव चलित लिफ्ट किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आप कहोगे पास्कल साहब के सिद्धांत पर कार्य करती है। भाई कैसे? आइए समझते हैं। हालांकि आपसे पेपर में कैसे नहीं पूछेगा, क्योंकि लिखना थोड़ी है, बस इतना पूछेगा, कहानी खत्म। लेकिन समझना जरूरी है। आप कभी अपनी कार वॉश कराने गए होंगे, तो आपने अपनी कार मान लो यहाँ खड़ी की, ये कार हो गई, यहाँ आपने कार खड़ी की, और जैसे ही दुकानदार एक लीवर दबाता है तो कार अपने आप ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। अब कार कैसे अपने आप ऊपर उठनी शुरू हो जाती है? तो यहां पर लगता है एक फोर्स। फोर्स किसने लगाया? यहां तुम्हें इतना दिखता है, लेकिन जमीन के अंदर पूरा सिस्टम होता है, और उस सिस्टम में क्या रहता है? बहुत सारा लिक्विड। ये यहां पे लिक्विड रहेगा, ठीक। अब देखो, ये लिक्विड क्या करेगा? दुकानदार क्या करता है? इस लिक्विड को दबाता है यहां से, ये लिक्विड जाएगा और ऐसे जाकर यहां लगेगा, यहां इस पूरी रैंप पे लगेगा और इस कार को ऊपर उठा देगा, ठीक है। कार को ऊपर उठा देगा। अब समझिए, यहां पे भी पास्कल साहब के नियम का क्या इस्तेमाल हुआ? अरे भाई, तुमने यहां से बस लिक्विड को दबाया है, लिक्विड हर दिशा में लग रहा है। यहां कम से कम मान लो 10 दिशा बना दूं मैं। मान लो लिक्विड का प्रेशर यहां ज्यादा लग गया, यहां कम लग गया, तो यहां से कार ज्यादा उठेगी, यहां से कम, पलट जाएगी। लेकिन हमने आंख बंद करके द्रव पे भरोसा कर रखा है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लिक्विड का प्रेशर सारी डायरेक्शंस में सेम रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सतीश कुमार, वेरी गुड। अगला दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, पेपर में पूछा जाने वाला, ये होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक यानी कि द्रव चलित ब्रेक। तो द्रव चलित ब्रेक भी आपके इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? आपने देखा है आजकल आता है डिस्क ब्रेक। डिस्क नहीं, वो डिस्क होते हैं। एक डिस्क लगी होती है जो पहिए से अटैच होती है, ये पहिया है और ये डिस्क इससे अटैच होती है। इस डिस्क से अटैच होता है एक ग्रिपर जो ऐसे लगा होता है, और ये ग्रिपर से लगा होता है एक तार, और तार अटैच होता है ब्रेक से। ब्रेक के पास होता है लिक्विड। ब्रेक दबाया, लिक्विड निकला तार की मदद से, इस ग्रिपर को उसने दबाया। अब ये ग्रिपर किससे अटैच है? डिस्क से। ये डिस्क को रोकेगा, और डिस्क किससे अटैच है? इस पहिए से। तो डिस्क रुकी, पहिया रुका। ग्रिपर ने डिस्क को दबाया, डिस्क घूम रही थी ऐसे, ग्रिपर ने बोला रुकी, यही रुक जाएगी ये। अब यही रुकी, इसने पहिए को रोक दिया। बहुत सिंपल सा काम है। तो ये बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ये काम करने का तरीका नहीं पूछा जाएगा। बोलेगा हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा, और हम डिस्कशन कर रहे हैं लिक्विड के प्रेशर पे। सॉलिड के प्रेशर में छोटा सा पॉइंट है, लिक्विड के प्रेशर बहुत बड़ा है।
गैस भी थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही है, लेकिन इनमें अंतर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि द्रव के दाब का सूत्र अलग है, यांत्रिक दाब यानी ठोसों के दाब का सूत्र बिल्कुल अलग है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आपसे निवेदन करूँगा कि इसका रिवीजन ज़रूर करके आना, ताकि कल तुम मुझसे पूछो ना कि घनत्व क्या होता है, रो किसको कह रहे हैं, जी किसको कह रहे हैं, सारी चीज़ें आपको एक बार पता होनी चाहिए। तो मिलेंगे कल, नमस्कार, धन्यवाद।